आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है यूपीएससी 2021 में। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे, मतलब अगर हमको इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचना है तो हम कैसे अपना लॉजिक यूज करेंगे। इन्होंने पूछा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बेस्ट तरीके से सेफ गार्ड कर सकते हैं लिबर्टी को इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। इन्होंने बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये हमको लिबर्टी बचानी है। अगर हमको कोई चीज़ बचानी है तो हमको, और किस वर्ड पे ध्यान देना है, डेमोक्रेसी में बचानी है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 को देखो। अगर एक कमिटेड जुडिशरी हो, अब कमिटेड जुडिशरी किसके प्रति हो जाएगी, गवर्नमेंट के प्रति। जुडिशरी अगर कमिटेड हो गई तो भाई वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसीजन देगी ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या लोगों का भला होगा? जी नहीं। तो क्या किसकी तरफ चले जाएंगे हम? धीरे धीरे अरिस्टोक्रेसी की तरफ या डिक्टेटरशिप की तरफ। ठीक है, तो अरिस्टोक्रेसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, अगर हमने सेंट्रलाइज कर दिया पावर्स को, सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में दे दी, तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप आने का खतरा हो जाएगा। क्या होने का खतरा हो जाएगा? डिक्टेटरशिप। तो हमको डेमोक्रेसी बचा के रखनी है ना, तो हमें क्या खतरा हो जाएगा? डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखो। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अगर उसको इलेक्ट कर दिया जाए तो क्या वो लिबर्टी बचा लेगी? जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो वो बचाए ही बचाए। कई बार इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसी हो जाती है, उसने कहा कि भाई हम तो नहीं बचा रहे हैं, तो क्या कर लेंगे हम? ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हमने पावर्स को, कौन सी पावर्स को? सभी पावर्स को, जितनी भी हैं सबको बांट दिया, सेपरेट कर दिया, एक दूसरे में बांट दिया, तो कभी भी हम क्या नहीं ला सकते? फिर हम डिक्टेटर नहीं बन सकते। ना तो हम डिक्टेटर बन सकते हैं, हमको लोगों की आवाज़, पीपल्स वॉइस सुननी पड़ेगी। तो जब हम पीपल्स की वॉइस सुनेंगे तो फिर क्या होगा? हमारी लिबर्टी को सेफ गार्ड बेस्ट तरीके से हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका डी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा कि भाई क्या बोला है, क्यों बोला है। लेकिन लॉजिक इसी तरीके से काम करता है। आपको ये देखना है कि सरकार लोगों के लिए बनी है, लोगों की भलाई किस में है। हमें किसी एक इंसान की या फिर एक सरकार की भलाई नहीं सोचनी, हमें लोगों की भलाई सोचनी है, इंडिया की भलाई सोचनी है। क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स जो है 1931 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो कहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ था? देखो, वैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है देखने में आपको, लेकिन ये समझिए कि फंडामेंटल राइट्स को 1947 में आज़ादी के बाद नहीं लिखे गए थे। हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो मूल अधिकार होने चाहिए, जो हमारे बेसिक अधिकार होने चाहिए, उनकी बात हमने 1931 में भी की थी। कराची सेशन हुआ था 1931 में। कराची सेशन को अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इन्होंने एक उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स नाम का एक चार्टर बनाया था कि भाई ये तो हमारे अधिकार होने ही चाहिए। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्चुअल है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस ने 2009 में क्वेश्चन पूछा है आपसे। इन्होंने पूछा है कि क्या चीज़ सही है। देखो, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। इन्होंने एडवोकेट किया था। एडवोकेट मतलब इन्होंने उसकी क्या किया था? एडवोकेसी किस चीज़ को बोलते हैं? वकालत करना। इन्होंने अपना पक्ष रखा था कि फंडामेंटल राइट को इंक्लूड होना ही चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, ये लॉजिकली बात है। अगर मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाई है, इंडियंस ने कोई रिपोर्ट बनाई है, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है और सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है? ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं अब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किन्होंने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। अगर ब्रिटिशर्स कोई एक्ट बनाएंगे तो क्या वो इंडियंस लोगों के फंडामेंटल राइट्स उसमें रखेंगे? ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए चीज़ करेंगे, तो वो फंडामेंटल राइट्स से उनको क्या लेना देना आपके? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो वो अपने फायदे की बात करेंगे, ना कि इंडियंस के फायदे की। तो वो अपने लिए पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे और आपके लिए निगेटिव, सीधा। अगस्त ऑफर आया था 1940 में। अगस्त ऑफर किस लिए आया था? ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। क्या उसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए जाएंगे? जी नहीं। क्यों करेंगे वो फंडामेंटल राइट अगस्त ऑफर में इंक्लूड?
बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या क्रिप्स मिशन, ये कौन लेकर के आए थे? ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे 1942 में। क्या इसमें रेफर किया जाएगा फंडामेंटल राइट्स को? जी नहीं। ये तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बात की फंडामेंटल राइट्स की, ना अगस्तोफर ने बात की, ना ही क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसने याद की। एक तो इनके ईयर याद रख लेना, अगस्तोफर 1940 में आया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया, और तीनों ने ही फंडामेंटल राइट की बात नहीं की। तो कौन करेगा? नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आएगी, उन्होंने एडवोकेसी की थी। देखो एडवोकेसी करना, किसी चीज़ की वकालत करना आसान काम है, ये इजी टास्क है। इसलिए ये क्या बन जाती है? पॉसिबिलिटी। तो एडवोकेसी तो कोई किसी की भी कर सकता है ना, तो ये पॉसिबल चीज़ है। तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट शुड बी लुक्ड अपॉन नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी पार्टिकुलर डिफिकल्टी ऑफ दैट मोमेंट। अगर कोई अभी हमें कोई समस्या है तो हमें फंडामेंटल राइट्स को इस वजह से नहीं देखना चाहिए कि भाई आज हमारी ये समस्या है, इस चीज़ को हम फंडामेंटल राइट में रख देते हैं, कल ये समस्या दूर हो जाएगी तो हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर लेंगे। नहीं, फंडामेंटल राइट्स को आपको देखना चाहिए, यू वांट टू मेक परमानेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको परमानेंट बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये बात किसने कही थी? श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट, आप याद रख सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश पीसीएस ने आपसे पूछा था। एक और स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 में कि फंडामेंटल राइट्स एक प्लेज है टू अवर पीपल एंड पैक्ट है सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ। ये हमारे लोगों के लिए एक प्लेज है और एक पैक्ट है किसके साथ? सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। तो राधाकृष्णन जी ने ये बात कही थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। यूपी पीसीएस ने 2021 में पूछा था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? क्या ये जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है? तो ये जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट टूटता है, यदि कोई उल्लंघन करती है स्टेट, तो आप इनके खिलाफ किस चीज़ में जा सकते हैं? आप कोर्ट में जा सकते हैं, और इसी चीज़ को कहा जाता है जस्टिसेबल। इनके खिलाफ आप जस्टिस मांग सकते हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते तो फिर क्या फ़ायदा फंडामेंटल राइट्स का? कुछ भी नहीं, वो फंडामेंटल ही क्यों है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 छत्तीसगढ़ पीसीएस ने 2017 में आपसे पूछा कि जो राइट्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्यों? अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए इसमें, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, कहाँ पे लिखे हुए हैं? पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, वो राइट्स फंडामेंटल राइट्स इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेटिक हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेटिक हैं या फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेटिक हो सकते हैं? डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेंगे? जी नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। कल को डेमोक्रेसी में लोगों को लगे कि फंडामेंटल राइट्स बेकार है तो क्या उनको हटा देंगे? नहीं, ये सैक्रोसेंट है। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र। इनको हटाया नहीं जा सकता। ना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इनको हटा सकते हैं, ना आप डेमोक्रेसी के थ्रू इनको हटा सकते हैं। इनको हटाया नहीं जा सकता, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। याद रखना इसकी टर्म को। देखने में आपको लगेगा, अगर यूपीएससी या पीसीएस आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेटिक हैं क्या, तो आपको देखने में लगेगा अरे सही तो बात बोल रहा है। नहीं, फंडामेंटल राइट्स को हटाया नहीं जा सकता, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं अब हम। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। इट इज पब्लिक वेलफेयर। देखने में तो ठीक लग रहा है भाई कि ये पब्लिक वेलफेयर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, इट इज इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसेंशियल होते हैं किसी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारे लिखा हुआ है कि इट इज इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ अगेंस्ट इट। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं बना सकती। अगर कोई कानून फंडामेंल राइट के खिलाफ बनेगा तो उस कानून को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, लेकिन फंडामेंटल राइट अपनी जगह खड़े रहेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1, 4 एंड 5। 1, 4 एंड 5, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 भी ये सही है, इट इज पब्लिक वेलफेयर। क्लियर कट बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आपको एक बार आराम से इनको समझना है
बैक जाइएगा वीडियो में और समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी पीसीएस ने 2002 में आपसे पूछा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ऑप्शन नंबर 1, क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? यहाँ पे टर्मिनेट की बात नहीं की जा रही है कि फंडामेंटल राइट को हटा दो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से। इन्होंने क्या कहा है? सस्पेंड। क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? थोड़ी देर के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता? थोड़ी देर के लिए आराम नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। इनको सस्पेंड किया जा सकता है, कैन बी सस्पेंडेड। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 358 और 359 में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान हटाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन कभी भी, ये याद रखना, 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, नेवर। कौन कौन से हैं? 2, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 21 और 20 में क्या है? राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ को आप कैसे हटा सकते हैं? आपको जीने का अधिकार थोड़ी आप छीन सकते हैं किसी से, तो राइट टू लाइफ को कभी नहीं हटाया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी नहीं हटाया जाएगा। अब आपने ऑप्शन नंबर 1 देख लिया कि भाई ये बात गलत लिखी हुई है ऑप्शन नंबर 1 में कि उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ये हमने देख लिया आर्टिकल 358 और 359 के थ्रू। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या मतलब, थोड़ा सा ना इलॉजिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर हमने ऐसा परमिशन दे दी कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ऑर्डर से इनको हटाते कभी भी, तो भैया अगर प्राइम मिनिस्टर साहब तो अगले दिन बैठ के ऑर्डर दे देंगे कि कर दो सस्पेंड भैया, बनते हैं डिक्टेटर हम। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी जाए कि भाई प्राइम मिनिस्टर को पावर दे दी जाए। हम गुलामी से बाहर निकल के कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख रहे थे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग एक और इंसान के हाथ में पावर देंगे कि हम दोबारा से गुलाम हो जाए? नॉट पॉसिबल, इलॉजिकल। ऑप्शन नंबर 3, ये कह रहे हैं कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है ऑन द विल। विल का मतलब क्या होता है? मर्जी है किसकी? प्रेसिडेंट साहब की। अरे प्रेसिडेंट साहब की रात को मर्जी हो गई 12 बजे कि भैया सस्पेंड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो क्या आ जाएगी? डिक्टेटरशिप। क्या ये पॉसिबल है संविधान में लिखा जाना? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मोस्ट इलॉजिकल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी है, देखो इमरजेंसी में तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर हमारे घरों में भी इमरजेंसी हो तो जरूरी थोड़ी ना है कि भाई आज हम कुछ शाही खाना खाएंगे। इमरजेंसी होती है तो नॉर्मल खाना भी खाता है इंसान, खिचड़ी भी बन जाती है और भूखा भी रहना पड़ जाता है। तो इमरजेंसी में तो कुछ भी पॉसिबल है। कैन बी सस्पेंडेड यस ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ लेना कि कैसे ऑप्शंस को तोड़ा जाता है। तो मैं ऑप्शंस आपको ब्रेक करने सिखा रहा हूँ कि ऑप्शंस को तोड़ना कैसे है, सोचना कैसे है कि क्या चीज़ लॉजिकल लिखी हुई है। अगर आपने किसी एक ऑप्शन में भी आप 100% ये छांट के निकल जाए कि भाई ये चीज़ इलॉजिकल लिखी हुई है, तो बहुत हद तक तो आपका 30%, 40%, 50% तो काम वैसे ही खत्म हो जाता है ना। 2 ऑप्शन भी अगर आपने ऐसे छांट लिए तो आप 50-50 में आ जाते हैं। उसके बाद आप दिमाग लगाइए कि क्या आंसर हो सकता है, तो आप पहुंच जाएंगे आंसर तक, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यूपी पीसीएस ने 1998 में पूछा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन्होंने पूछा है कि भाई आप जो है चर्चा कीजिए फंडामेंटल राइट्स, भारत के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 लिखा है कि ये एक तरीके की गारंटी है किसके खिलाफ? स्टेट एक्शन। स्टेट का मतलब यहाँ पे देश है, सरकार है। क्या ये गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। क्यों? क्योंकि इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये तो लोगों को गारंटी मिल गई ना कि भैया ये तो आपके अधिकार रहेंगे ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो ये एक तरीके की गारंटी है किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मैंने आपको बताया था जब हमने पार्ट्स पढ़े थे, तो पहले पार्ट में क्या था? यूनियन और टेरिटरी था, दूसरे पार्ट में क्या था? सिटीजनशिप था, और थर्ड पार्ट में क्या था? फंडामेंटल राइट। यहीं पे लिखा हुआ है दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये तीसरे पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स? बिल्कुल, पार्ट नंबर 3 में आते हैं ये। ऑप्शन नंबर 3, ये एंश्योर करते हैं, आपको एंश्योरिटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस आपके साथ किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। अब भैया राइट्स हैं तो न्याय ही तो करेंगे, क्या करेंगे? वो सोशली भी न्याय करेंगे, इकोनॉमिकली भी न्याय करेंगे और पॉलिटिकली भी न्याय करेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ये लिखा हुआ है कि दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। ठीक है, ये उनकी तरह नहीं है जो कि यूएसए के संविधान में लिखे हुए थे। ये ऑप्शन गलत है। फंडामेंटल राइट्स हमने देखो जब हमने पढ़ा था कि भाई हमने फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से हैं, तो फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से थे? यूएसए से। तो ये अनलाइक कैसे हो गए? ये क्या होना चाहिए? यूएसए के लाइक। ठीक है।
अब मुझे आप बताइए, यूएसए से हमने क्या क्या लिया था? यूएसए से हमने जुडिशल रिव्यू लिया था, फंडामेंटल राइट्स लिए थे, और क्या लिया था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को लिया था, प्रेसिडेंट साहब की इम्पीचमेंट को लिया था। यही तो लिया था हमने किससे? यूएसए से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1, 2 और 3। एक बार और यहाँ पे वीडियो रोकना, पीछे जाना, समझना दोबारा से कि मैंने कैसे समझाया आपको। जितना लॉजिक डेवलप करोगे उतना बेस्ट है, जितना आप अच्छे से सोच पाओगे, तोड़ पाओगे चीज़ों को, उतना बेस्ट है आपके क्वेश्चन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, तो वो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और कौन से भाग में है? पार्ट 3 में है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बीपीएससी ने 2001 में पूछा था। इन्होंने क्या पूछा? देखो, इन्होंने पूछा कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि हमें बताता है, ठीक है, कि भाई हमारे जो लॉज हैं, यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन पार्लियामेंट या राज्य की सरकारें जो भी कानून बनाएंगे वो सबसे ऊपर होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 13 में। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, ठीक है, इफ इनकंसिस्टेंट, यदि वो मैच नहीं करते फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। खत्म, इनकंसिस्टेंट। आप जाइए, देखो अब इस चीज़ को समझो। आज़ादी से पहले क्या होता था? हमारे यहाँ पे ट्राइबल्स लोग भी रहते थे, हमारे यहाँ पे कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा था, हमारे यहाँ पे रिलीजन्स भी बहुत सारे थे। तो हम लोगों के सबके अलग अलग कानून, अलग अलग नियम कायदे कानून आज भी होता है। आप घरों में देखो कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब अगर हर एक मोहल्ला इंडिया में अपने कानून बना के बैठ जाएगा कि भैया हम तो अपना ही कानून चलाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत को एक रखने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सबसे पहले आर्टिकल नंबर 13 में ये लिखा कि अगर आपके मोहल्ले का कानून और भारत सरकार के कानून में टकराव होगा तो किसका कानून मान्य होगा? भारत सरकार का या राज्य सरकार का। और अगर राज्य सरकार का कानून या भारत सरकार का कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगा, लोगों के मूल अधिकार के खिलाफ जाएगा, तो भारत सरकार के कानून को भी उठा करके डस्टबिन में फेंक दीजिए। क्या खड़ा रहेगा? फंडामेंटल राइट्स हमेशा खड़ा रहेगा। आप अपने घर में बैठ के, आप अपने मोहल्ले में बैठ के, आप अपने शहर में बैठ के क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी लोगों का अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होंगे। क्लियर कट, आपको आसान भाषा में समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने पूछा है यूपीपीसीएस ने 1999 में कि मेन ऑब्जेक्टिव आर्टिकल नंबर 13 का क्या था। इनको मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था, देखो इस क्वेश्चन को ही याद करना। इस क्वेश्चन में ही आपको एक यूपीएससी का एक वो मिलेगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को सेट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव जो था ना क्वेश्चन आर्टिकल 13 का, वो ये था कि हमें सिक्योर करनी है पैरामाउंटेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें किसकी पैरामाउंटेसी, किसका कौन सबसे ऊपर होगा, तो पैरामाउंटेसी किसकी करनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 13 में हमने क्या बोला है? आर्टिकल 13 में हमने यही तो बोला है कि अगर कोई चीज़, अगर कोई कानून, अगर कोई नियम, अगर कोई कायदा, अगर कोई आपका रिचुअल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है तो उसको हटाइए और किसको आगे लेकर के आइए? फंडामेंटल राइट्स को। तो किसका पैरामाउंटेसी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये किस चीज़ में दर्ज है? फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि पैरामाउंटेसी जो पैरामाउंटेसी या सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? आर्टिकल नंबर 13 करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन्होंने पूछा है कि राइट टू इक्वालिटी। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको आर्टिकल नंबर 13 का समझ आ गया। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक किस चीज़ के राइट्स हैं? इक्वालिटी के राइट्स हैं। किस चीज़ के राइट है? इक्वालिटी के राइट है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कैसे बनाए हैं राइट्स।
सबसे पहले अब सपोज करो, आंख बंद करके सोचो, वहां पे बहस शुरू हुई होगी सबसे पहले कि भाई आर्टिकल 14 में किसको लिखे। तो आर्टिकल 14 में कहा गया कि भाई आर्टिकल 14 में इक्वालिटी होगी सभी की बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि भाई एक अंबानी साहब जो हैं वो भी इक्वल है कानून के सामने, और जो एक गरीब मजदूर है वो भी बराबर है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सलमान खान भी बराबर है, लॉरेंस बिश्नोई भी बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ सबसे पहले जरूरी लाना था गरीबी और अमीरी का भेदभाव खत्म करने के लिए। और फिर हमने आर्टिकल नंबर 15 बनाया। आर्टिकल नंबर 15 क्या बनाया हमने कहा कि हम प्रोहिबिटेड करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखो ये क्यों रखना पड़ा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत था किस चीज को लेकर के, रिलीजन्स को लेकर के। हर एक रिलीजन अपने आप को ही महान बोलता था, हर एक रिलीजन अपने आप को ही बड़ा मानता था। रेस को लेकर के, हमारी ये रेस है, आपकी ये रेस है, हम ऊंच जात तुम नीच जात, हम उच्च रिलीजन के तुम नीच रिलीजन के, भला 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 भला। तो रेस को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपके जेंडर सेक्स को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। भाई ये लड़का है ये करेगा, ये लड़की है ये नहीं करेगी, ये थर्ड जेंडर है ये बिल्कुल ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, भाई आप दिल्ली में पैदा हुए हैं तो आप ऊंचे हो गए, कोई बिहार में पैदा हुआ है तो वो नीचा हो गया, कोई तमिलनाडु में पैदा हुआ तो वो और ज़्यादा नीचा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब इक्वल है भाई, साउथ नॉर्थ सेंटर सब बराबर। तो डेट इज कॉल्ड, इन चीज़ों को हमको, इन डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। क्वेश्चन नंबर, ये था आर्टिकल नंबर 15। अब आर्टिकल नंबर 16 में हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इक्वालिटी होगी किस चीज़ की, अपॉर्चुनिटी की। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको सरकारी जॉब देनी है तो आप सभी को दोगे, ये नहीं कि भाई किसी एक कास्ट को ही दे रहे हैं, किसी एक रिलीजन को ही दे रहे हैं। तो इक्वालिटी करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी अधिकार सभी को दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 में हमने लिखा एबोलिश कर दो अनटचेबिलिटी को। ये जो छुआछात है कि भाई हम ये तो नीच जात का हम तो छुएंगे ही नहीं, ये तो दूसरे रिलीजन का हम तो छुएंगे ही नहीं, इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये था आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में क्या था, बड़े बड़े अंग्रेजों के टाइम पे ना टाइटल्स लगा के घूमते थे लोग, राव साहब, श्रीमान जी, फलाने साहब, ढिमाके साहब। उन्होंने कहा ये साहब वाहब का टाइम गया जो अंग्रेजों के टाइम पे घूम रहे थे आप। अब एबोलिशन ऑफ टाइटल, अपने नाम के आगे जो आपका नाम है सिंपल उतना लिखेंगे आप, ये नहीं लिखेंगे राव साहब फलाना ढिमाका सिंह, नहीं, जो आपका नाम है सिंपल लिखिए, बात खत्म। कोई भी टाइटल आपको लगाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 18 में हमने एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कर दिया था। तो ये 14 से लेकर के 18 तक के सारे इक्वालिटी के अधिकार हैं। तो ये क्या है, इक्वालिटी। तो राइट ऑफ इक्वालिटी 14 से 18 में आ गई, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर था ये 13, और ये यूपीएससी ने 2002 में पूछा आपसे, यूपी पीसीएस ने 2015 में पूछा, और यूपीआरओ ने 2014 में पूछा। ठीक है, समझ आ गया, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ये यूपी पीसीएस ने 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछा कि राइट ऑफ इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो राइट ऑफ इक्वालिटी एक तो आर्टिकल 14 में दी गई है, 14 में दी गई है, 15 में दी गई है, 16 में दी गई है, 17 में दी गई है, 18 में दी गई है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी होनी चाहिए किसके लिए, बिफोर लॉ, इक्वल होने चाहिए इंसान किसके सामने, लॉ के सामने। आर्टिकल 16 क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी इक्वल दीजिए किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है तो उसमें इक्वालिटी दीजिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दीजिए, अगर वो रिलीजन के आधार पे हो रहा है, रेस के आधार पे हो रहा है, कास्ट के आधार पे हो रहा है, सेक्स के आधार पे हो रहा है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हो रहा है। इनमें भी कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, अगर आप उनको अपने प्रॉपर नोट से लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कुछ लोगों को छूट भी दी गई है इनमें, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में आपको राइट ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 17 किस चीज़ को बोलता है, आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कर दीजिए, और आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल कर दीजिए। तो आपको समझ आ गया, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, यूपी पीसीएस ने 1999 में पूछा था। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन, इस कीवर्ड को ध्यान दो, एब्सोल्यूट लिमिटेशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट लिमिट, कंप्लीटली रोक देना, 100% रोक देना, किस चीज को, लेजिस्लेटिव पावर को। कौन रोक सकता है,
आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कैसे रोक सकता है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वलिटी है लॉ के सामने, ठीक है। स्टेट किसी को भी मना नहीं कर सकती कि भाई हम आपको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं देंगे। भारत की टेरिटरी में आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई हम आपको लॉ के सामने नहीं जाने देंगे। समझ गए? तो आर्टिकल 14 क्या करता है? एब्सोल्यूट लिमिटेशन लगाता है किस पे? लेजिस्लेटिव पावर पे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 1999 में। अब इसको देखना यूपीएससी ने कैसे यूज किया था रिसेंटली में, आगे बताऊंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करते हैं? कानून के सामने सब एक है, तो आर्टिकल 14 देता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के सामने सब एक है। आर्टिकल नंबर देखो, यहीं से रिवीजन शुरू करो। आर्टिकल नंबर 13 में क्या था? आर्टिकल नंबर 13 सुप्रीमेसी डिक्लेयर करता है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। कैसे? ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाएगा तो वो लॉ खत्म माना जाएगा, वो लॉ वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं होगी। आर्टिकल 13 ये बोलता है। आर्टिकल 15 में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिशन किया गया था। प्रोहिबिट किसको किया गया था? कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड क्या था? आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 16 क्या कहता था? कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। देखो यहाँ पे जो घटना चक्र में आप पढ़ रहे हो ना, आप ये मत करो कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके एक ऑप्शन का आंसर निकाला और बाकी 3 ऑप्शन छोड़ दिए। यहाँ पे ऑप्शंस के साथ साथ आप अपने बेसिक को रिवाइज करते रहिए कि किस बारे में बात की गई थी, इसका मतलब क्या था, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस में प्रोवाइड किया गया है? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में प्रोवाइड किया गया है। अब देखो, आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें कही गई हैं। आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें कही गई हैं। एक है इक्वलिटी, इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब एक हैं। और एक कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वली प्रोटेक्शन दी जाएगी किसके द्वारा? ऑफ लॉ। ये दोनों चीज़ का जो अंतर है ना, ये लक्ष्मीकांत से समझिएगा कि किसको हमने यूएसए से लिया है, किसको हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, किसको कौन सा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, कौन सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्यों ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्यों ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 13 में क्या था भाई? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी थी, तो सुप्रीमेसी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 15 में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की गई थी कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। और आर्टिकल 12 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 12 में आपको याद रखना है, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन थी स्टेट की। डेफिनेशन थी किस चीज़ की? स्टेट की। कि स्टेट क्या होगी भैया? फंडामेंटल राइट्स हमने किसके खिलाफ प्रोवाइड किए हैं? आप अभी पढ़ के आए हो कि फंडामेंटल राइट्स हमने लोगों को दिए हैं कि आपको स्टेट के प्रभाव से कैसे बचना है, आपको स्टेट के खिलाफ एक्शन कैसे लेना है। तो अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि स्टेट होती क्या है। तो स्टेट की डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट थी। आर्टिकल 13 में सुप्रीमेसी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। और आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करता है। ये सारे ऑप्शन हो गए क्वेश्चन नंबर 17 के आपके। चलिए, अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन नंबर 17 का एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, गुड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको पढ़ लेना है एक बार, रोक के वीडियो यहीं पे। तो इसको आपको पढ़ लेना है, गुड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बेसिकली ये क्या कहता है, ठीक है, तो आपको समझ लेना है बस। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं जो आपसे कह रहा था क्वेश्चन नंबर 16 में कि उसमें एब्सोल्यूट लिमिटेशन जो लगाई गई थी लेजिस्लेटिव पावर्स पे, वो किस आर्टिकल के थ्रू लगाई गई थी? 14 के थ्रू। अब देखिए, यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा आपसे, इसको कैसे रिपीट किया? 1999 से कैसे रिपीट किया इसको उठा के? इन्होंने क्या कहा? एक लेजिस्लेशन जो कि कन्फर करता है एग्जीक्यूटिव पे या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वोलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि एक लेजिस्लेशन, एक कानून बनाया गया जो कि अनगाइडेड
अथॉरिटी और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर देता है, तो उसको किस आर्टिकल के थ्रू रोका जाएगा? अब मुझे ये बताइए कि लेजिस्लेटिव पावर्स पे एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट लिमिटेशन किस आर्टिकल के थ्रू लगाई गई थी? देखो क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो। यूपीपीसीएस ने 1999 में आपसे क्या पूछा था? तो किससे के थ्रू लगाया जाएगा? आर्टिकल 14 के थ्रू। तो आपका आंसर क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 18 का आर्टिकल 14 आंसर बन गया। सिंपल। यूपीएससी बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखता है, लेकिन आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स और टर्म्स पकड़नी है कि क्या पूछा जा रहा है हमसे, क्या बात की जा रही है। और अगर आपके पीवाईक्यू याद हैं बहुत अच्छे से, अगर आपने घटना चक्र और यूपीएससी के 20-25 साल के पीवाईक्यू अच्छे से रटे हैं, तो आपका चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 इन्होंने पूछा है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? अब देखो, किसका रूल का मतलब क्या होना चाहिए? राज किसका होगा? कानून का। अब इसमें जो है ना, हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं एक बार अच्छे से। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एक एक्ट होना चाहिए सभी के लिए और एक जुडिशरी होनी चाहिए सभी के लिए। लॉजिक तो लग रहा है यार, कुछ भी कहो, लॉजिक तो लग रहा है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 को देखो, एक एक्ट होना चाहिए सभी के लिए और एक स्टेट होनी चाहिए सभी के लिए। एक स्टेट होनी चाहिए सभी के लिए, फिर 28 स्टेट क्यों है इंडिया में? तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? इलॉजिकल। अगर ऐसा होता रूल ऑफ लॉ का मतलब, तो इंडिया में तो एक ही स्टेट होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर 3, एक स्टेट, वन स्टेट फॉर ऑल और वन जुडिशरी फॉर ऑल। यार वन जुडिशरी तो सभी के लिए हो, ये तो अच्छा है, लेकिन एक स्टेट सभी के लिए, तो फिर इंडिया में 28 स्टेट क्यों है? ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ये कह रहे हैं ऑल एक्ट्स फॉर वन, सारे के सारे कानून किसी एक इंसान के लिए होने चाहिए। अरे भैया, इस पे क्या कर सकते हो आप इस पे हंस सकते हो बस। क्या लिखा है ये? सभी कानून, ऑल एक्ट्स किसी एक के लिए होने चाहिए और एक जुडिशरी सभी के लिए होनी चाहिए। ये क्या भाई चीज लिख दी। ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही खत्म हो गया। आंसर क्या बचा? रूल ऑफ लॉ का आंसर बचा एक एक्ट होना चाहिए जो सभी पे मान्य हो और एक जुडिशरी होनी चाहिए जो सभी के लिए हो। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। आपको देखो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, लॉजिक समझिए। आपको बेसिकली अपने लॉजिक को डेवलप करना है कि क्या चीज़ सबसे खराब, सबसे वाहियात, सबसे बेकार लिखी है हमारे एग्जामिनर महोदय ने, कि जिसको हम आसानी से अपने दिमाग की चतुराई से ही काट सकते हैं। अगर आप एक आम इंसान बन के भी सोचे ना, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि भैया क्या चीज़ गलत लिखी है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बेसिक से सोचो, इसके लिए कुछ रट्टा मारने की, कुछ बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं साहब कि हमने प्रोहिबिटेड किया है डिस्क्रिमिनेशन को, ग्राउंड लिया है रिलीजन का, और भी ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 15 में। ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं? अब देखो, ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं जी, आर्टिकल 15 आता है राइट ऑफ इक्वालिटी के अंडर। किसके अंडर आता है? राइट ऑफ इक्वालिटी। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर के 18 तक। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, मैं इन्हीं को भी यहीं पे समझा देता हूँ आपको। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल और एजुकेशन राइट्स। देखो, 25 से लेकर के 28 तक आपकी रिलीजन की बात की गई है कि रिलीजन की फ्रीडम कैसे होगी। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक किस चीज़ की फ्रीडम दी गई है? रिलीजन की। एक्सप्लॉयटेशन के जो राइट्स हैं वो किस में दिए गए हैं? 23 से लेकर के 24 तक। 23 और 24 जो आर्टिकल है हमारे, वो किस चीज़ को लेकर के दिए गए हैं? राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के। कल्चरल और एजुकेशनल राइट किस में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 29 से लेकर के 31 तक कल्चरल राइट्स है। बाकी तो 30 तक या 31 को भी आप कल्चरल में नहीं रख सकते। तो 29 और 30 आपका आर्टिकल जो है कल्चरल और एजुकेशन राइट्स का है। सिंपल चीज। और राइट्स ऑफ इक्वालिटी किस में है? 14 से लेकर के 18 आर्टिकल तक। क्वेश्चन नंबर 20 के फैक्ट्स याद हो जाएंगे जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूपी पीसीएस ने 1997 में क्वेश्चन पूछा था। अब ये बताइए मुझे, अब सरकार ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा, क्या किया गया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा, तो क्या सरकारें इतनी अच्छी आई होंगी कि उन्होंने कभी फंडामेंटल राइट्स को बदलने की कोशिश ही ना की होगी या छेड़छाड़ ना की हो? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना।
सरकारें तो अपने अभिमान में आई होंगी कि भैया हम तो सरकार है, हम तो जो चाहे कर दे। तो फिर ये टकराव शुरू हुआ होगा कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेज गवर्नमेंट्स। अब इसको समझिए, इन्होंने पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो था उसको अमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू। एक केस हुआ था मद्रास स्टेट वर्सेज चंपाकम दोराईराजन केस। चंपाकम दोराईराजन केस हुआ था 1951 में, ठीक है। और ये कौन सा किया गया था? ये फंडामेंटल अमेंड हुआ था राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। किसमें? आर्टिकल 15 को चेंज कर दिया गया था, अमेंड कर दिया गया था। चंपाकम दोराईराजन केस जो था वो क्या था बेसिकली, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस जुड़े गए थे। किसमें? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में क्या जोड़े गए थे? स्पेशल प्रोविजंस जोड़े गए थे। और स्पेशल प्रोविजंस किसको लेकर के जोड़े गए थे? वो स्पेशल प्रोविजंस इसलिए जोड़े गए थे कि भाई जो हमारे सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक रूप से और पढ़ाई में पिछड़ी हुई क्लासेज हैं, कास्ट नहीं क्लास, बैकवर्ड क्लासेज जो हैं, उनको एडवांसमेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखो ये हुआ क्यों था बेसिकली। आर्टिकल 15 बोलता था कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी के लिए भी। अब अगर आप डिस्क्रिमिनेशन किसी के लिए नहीं करेंगे तो आप क्या कहोगे? आप अगर अंबानी जी के लड़के हैं और आप किसी मजदूर के लड़के हैं तो हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप दोनों टेस्ट दीजिए, जिसका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा उसके लिए हम जो है दरवाजे खोल देंगे। अब भैया ये तो अनफेयर हो गया ना, सोच के देखो। अब अंबानी जी के पुत्र के पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, वो तो नेट भी है उनके पास, बिजली भी है, आराम से सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मजदूर का बेटा तो नहीं पढ़ पा रहा ना, तो या मजदूर की बेटी तो नहीं पढ़ पा रही है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको उसके लेवल पे जाकर के उसको बढ़ाना पड़ेगा, आगे एडवांस करना पड़ेगा। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तभी तो दोनों इक्वल आ पाएंगे। तो इसलिए चंपाकम दोराईराजन केस कब हुआ था? 1951 में। कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया था? आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट कर दी गई थी कि हम डिस्क्रिमिनेशन कुछ चीज़ों में कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ों में तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और वो स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए थे? कि भाई अगर कोई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का इंसान है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ेगी। आर्टिकल 15 को जाकर के अपने लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चंपाकम दोराईराजन केस याद रखना पड़ेगा, 1951 में हुआ था, किस लिए हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल है जो कि रिजर्वेशंस प्रोवाइड करता है एडमिशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया गया है किसको? ओबीसी, एससी और एसटी को। कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल का नाम है आपका आर्टिकल 15 का क्लोज 5, आर्टिकल 15 का क्लोज 5, ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि रिजर्वेशंस जो हैं ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर बनाए गए हैं? तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 16 का क्लोज 4, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 और आर्टिकल 16 का क्लोज 4। बहुत अच्छे से पढ़िएगा इनको, क्लोज 4 और क्लोज 16 को। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, गुड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, आराम से पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। हालांकि इसको आप समझिएगा, नहीं समझ आता है लक्ष्मीकांत से समझिएगा, फिर भी समझ नहीं आता है यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत ही एक छोटी सी क्लिप आएगी, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यूपी पीसीएस 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि गारंटी देता है आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की सभी सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मैंने आपको बताया था कौन सा देता है, आर्टिकल 16 देता है। और आर्टिकल 16 का कौन सा? क्लोज 1 और क्लोज 2 देता है, 3, 4, 5 नहीं देता है। 4 क्या दे रहा है? ये 4 तो रिजर्वेशन दे रहा है। 4 क्या दे रहा है? रिजर्वेशन, ठीक है। और ये आर्टिकल 1 और ये क्या दे रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या दे रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये याद रखना। आर्टिकल 16 का क्लोज 1 और क्लोज 2 इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और आर्टिकल 16 का क्लोज 4 रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है आपको, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 इन्होंने पूछा है, यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था 2008 में कि कौन है फंडामेंटल राइट में जो राइट ऑफ इक्वालिटी में नहीं आता। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में लिखी हुई है। सोशल इक्वालिटी किस में लिखी हुई है, सोशली इक्वल होंगे सभी लोग। सोशल इक्वालिटी किस में आती है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में सोशली जस्टिस दिया गया है ना, कि सामाजिक रूप से सभी बराबर होंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस में है, आर्टिकल 16 में। इकोनॉमिकल इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स में मेंशन ही नहीं है। इकोनॉमिक इक्वालिटी हमने कहीं बात ही नहीं की है कि भाई इकोनॉमिकली इक्वल होंगे। इस चीज़ को याद रखना, हमारे फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक इक्वालिटी है ही नहीं। सोशल इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे यूपीपीसीएस ने 2016 में पूछा है, स्टेट कैन ट्रीट, स्टेट अगर ट्रीटमेंट देना चाहे तो वो अनइक्वल ट्रीटमेंट दे सकती है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम एक लेवल प्ले फील्ड तैयार करें इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकल स्फेयर्स में, कि भाई साहब गरीब भी आगे बढ़े, इसलिए अगर अमीरों के साथ थोड़ी सी अनइक्वालिटी कर दी जाए, क्या स्टेट ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है भाई, कौन रोकेगा उसको। ये ट्रू बात है, अनइक्वालिटी हम कर सकते हैं थोड़ी, तो अगर हम सभी को इक्वल प्ले फील्ड देना चाहते हैं। जरूरी थोड़ी है प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा भैया, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो किसने दी उनको ये इक्वालिटी, समझ रहे हो, तो ये स्टेट देगी, स्टेट ट्रीट कर सकती है अनइक्वली भी। ऑप्शन, अब रीजन है क्या है इसका, अमोंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेटेड। अगर कोई इक्वल है, अगर कोई इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है, अब सभी लोग, अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं और सभी बिजनेसमैन हैं, वो सभी इक्वल्स हैं, तो लॉ को उनके साथ इक्वली व्यवहार करना चाहिए। फिर किसी को साथ कोई भाईबंदी नहीं, किसी को कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, इक्वल्स के बीच में लॉ को इक्वल व्यवहार करना चाहिए और इक्वली एडमिनिस्ट्रेड होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, लॉजिकली सोच के देखो यार, ट्रू है दोनों। लेकिन आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यूपीएससी ने 2023 में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन का लॉजिक डेवलप करते हैं अब हम, कि हमसे कैसे पूछा गया था। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी इज मेड अंडर आर्टिकल 16.4। देखो क्वेश्चन नंबर 23 को देखो कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की गई है। उत्तराखंड पीसीएस ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था हमसे रिजर्वेशन को लेकर के, और इसमें ऑप्शन में आर्टिकल 16 का भाग 4 था। तो यहाँ पे भी भाग 4 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या रिजर्वेशन अनलिमिटेड दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन लिमिटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही तो बात बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने पॉसिबिलिटी कैसे बनाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स, कौन से जजमेंट, नाम नहीं लिखा, कुछ जजमेंट्स में। अच्छा, ये कहता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनाई गई है उनको लिमिट होना चाहिए। कितना लिमिट होना चाहिए हमें नहीं पता, तो ये क्या बन गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, और एक पीवाईक्यू से टर्म उठा ली और एक पॉसिबल बना दिया। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखो आप, आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कुछ भी डिफाइन नहीं करता भाई, स्टेट को छोड़ के कुछ भी डेफिनेशन कुछ नहीं दी गई है। तो ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया हमारा, गलत। अब ऑप्शन नंबर 1 में स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है सही, तो ये हमारा हो गया आंसर गलत। स्टेटमेंट 2 में भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये भी हो गया हमारा गलत। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर बन गया सी। आपका पीवाईक्यू किस तरीके से आपके क्वेश्चंस को आसान कर देगा, किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बस इतना ही समझना है। नहीं समझ आया, थोड़ा सा बैक लो वीडियो को, दोबारा समझो बैठ के कि कैसे चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपको जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना वो प्रॉपर याद रखो अपनी, बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है।
क्वेश्चन नंबर 28 जो आएगा, ये झारखंड पीसीएस ने पूछा था आपसे 2023 में। इनका क्या कहना था कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ है जो कि रिजर्वेशन को प्रमोशन में, किस चीज़ में, प्रमोशन में, सिलेक्शन में नहीं। देखो रिजर्वेशन दो तरीके से दिया जाता है, एक सिलेक्शन में और एक प्रमोशन में। ठीक है, आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, आप जॉब लेने गए तो एक तो वहाँ पे रिजर्वेशन मिला, फिर आपको प्रमोशन में भी तो रिजर्वेशन मिलेगा ना। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो कि रिजर्वेशन प्रमोशन में, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंश्योर करता है, और जिसके थ्रू क्लोज 4A जोड़ा गया है आर्टिकल 16 में। इसमें क्या जोड़ा गया है, क्लोज 4A। कौन सा अमेंडमेंट है भाई, वो 77th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1995 में। तो इसमें क्लोज 4A जोड़ा गया है, और 4A रिजर्वेशन की बात करता है। रिजर्वेशन किसमें, प्रमोशन में। ये याद रखना कि किसमें, प्रमोशन में, कि भाई आपको प्रमोट भी तो होना है ना। तो आर्टिकल 16 का क्लोज 4A रिजर्वेशन की बात करता है, प्रमोशन के रिजर्वेशन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा इसको बेसिकली कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, 77th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1995 में, और दो चीज़ों को दिया गया है, ये शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, बस। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है भाई, यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन है इनमें से जो कि इनेबल करता है, इनेबल का मतलब क्या करता है, खोल देता है, इनेबल्ड करता है, एबल करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि वो डिड्यूस कर सके एक फंडामेंटल राइट को टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, देखो अब इसमें समझाता हूं मैं क्या करते हैं। एक फंडामेंटल राइट है, उसको देना है कि भाई इक्वल पे और इक्वल वर्क। अगर एक लड़का है उसने एक दिन में 10 माचिस बनाई, एक लड़की है उसने भी एक दिन में 10 माचिस बनाई, एक बुजुर्ग है उसने भी एक दिन में 10 माचिस बनाई। लड़का की तनख्वाह हुई 100 रुपये, लड़की की तनख्वाह कर दी गई हमारे द्वारा 80 रुपये, और बुजुर्ग को कहा गया कि भैया आपको तो 70 रुपये ही मिलेंगे। तो क्या ये जब काम इक्वल हो रहा है, 10-10 माचिस तीनों लोग बना रहे हैं, तो पेमेंट जो है वो भी तो बराबर होनी चाहिए, 100 रुपये या 80 रुपये या 70 रुपये। तो इक्वल पे और इक्वल वर्क हमारा कहाँ से आएगा, कानून के सामने तो सभी बराबर हैं। क्या है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, तो आर्टिकल 14 में तो कानून के सामने तो सभी बराबर हैं। ऑप्शन बी तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन आर्टिकल 14 तो आएगा ही आएगा। 16 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, याद कीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी हुई, नहीं, तो आर्टिकल 16 भी आएगा ही आएगा। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशली सभी का ध्यान रखो, क्या इसमें ध्यान रखा गया है, जी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। तीनों को अगर आप मिला करके पढ़ोगे तभी तो आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दे पाओगे, समझ गए। आपको एक समाज में सोशलिस्ट भी बनाना है कि भाई गरीब को पास पैसा रहे बराबर। आपको आर्टिकल 14 भी देना है कि लॉ के सामने सब बराबर है। तो बुजुर्ग को 70 रुपये क्यों दिए, लड़की को 80 क्यों दिए और लड़के को 100 क्यों दिए, भैया ये भेदभाव क्यों है। तो ये आर्टिकल 14 के थ्रू कैंसिल हो जाएगा। और आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, सबका बराबर। ठीक है, तो समझ गए मेरा एग्जाम्पल से समझाने का जो मतलब था। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, ए बी सी तीनों को एक साथ पढ़िए। ये यूपी पीसीएस ने 1999 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में एक चीज पूछी गई है, वही जो क्वेश्चन नंबर आपका 29 था उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है कि एक वर्ड है सोशलिस्ट जो कि प्रियम्बल में यूज हुआ है। ये इनेबल्ड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को क्या बना दीजिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 मिलके इस चीज को इनेबल्ड कर देंगे। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 16 में, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब आपको यहाँ से याद क्या रखना है, आर्टिकल यहाँ पे याद रखना है आपको, ये चीज़ याद रखनी है। मैं समझाता हूँ क्या चीज़ याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन में केस हुआ था, लैंडमार्क केस था ये, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 प्रियम्बल की लाइट में
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जारी करेंगे। क्लियर कट बात हो गई। तो ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए रणधीर सिंह केस का जिक्र कभी भी किया जाए तो आपको क्या याद रखना है कि ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट्स के डिड्यूस में था। ठीक है कि फंडामेंटल राइट्स को भी घटाया जा सकता है लेकिन इक्वल पे और इक्वल वर्क तो देना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या वर्ड थे, इसमें आर्टिकल 14 था प्लस 16 था प्लस प्रियम्बल थी, और प्रियम्बल में भी क्या, सोशलिस्ट वर्ड। ठीक है, ये याद रह जाएगा, इसका रट्टा मार देना क्योंकि यूपीएससी कभी ना कभी इसको पूछेगी जरूर आपसे उठा के। और ये किसने पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस ने 2001 में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस ने 2003 में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस ने 1999 में पूछा हुआ है। तो ये बार बार पूछा जा रहा है, इसको समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछता है कि भाई साहब अनटचेबिलिटी को कौन से आर्टिकल के थ्रू हटाया गया। तो अनटचेबिलिटी को हटाया गया था आर्टिकल 17 के थ्रू। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको राइट ऑफ इक्वालिटी पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था, आर्टिकल 17 एबोलिश करता है। ठीक है कि भैया अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी है किसके, बिफोर लॉ के सामने। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम है किस चीज़ की, एक्सप्रेस करने की। तो फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार तो सभी को है भैया। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम्स दी गई हैं, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है, और आर्टिकल 17 में अनइक्वालिटी की बात की गई है, वो अनटचेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। अब अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है किस आर्टिकल के द्वारा। ये क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 में पूछा, तो आर्टिकल 17 इसका आंसर होगा। अब आर्टिकल 17 जो होगा वो इसका आंसर होगा। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, यहाँ पे फिर से रिवाइज कीजिए। आर्टिकल 14 में क्या क्या कहा गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लॉ के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिटेड किया गया है डिस्क्रिमिनेशन को, किस आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, इन सब आधार पर। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 22 आपको याद करना पड़ेगा फटाफट से। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 आपका बोलता है कि भाई प्रोटेक्शन है अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ। प्रोटेक्ट कर दिया गया है लोगों को किस चीज के खिलाफ, अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ, कि भाई आप किसी को भी बिना मतलब अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते, यह आर्टिकल 22 बोलता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी रेडी हो गया। इनको जाकर के एक एक आर्टिकल को आराम से लक्ष्मीकांत में पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड कौन करता है, तो आर्टिकल 17 करता है। ये यूपीपीसीएस में 2015 में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में 2013 में भी पूछा गया। आर्टिकल 17 अगर अनटचेबिलिटी की बात करता है तो आर्टिकल 15 किस चीज़ की बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड करने की, डिस्क्रिमिनेशन को। आर्टिकल 18 किस चीज़ की बात करता है कि टाइटल्स नहीं होने चाहिए, किस चीज़ को, टाइटल्स नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 16 क्या बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी किस में होनी चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी रोजगार में। क्वेश्चन 33 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 में फिर से वही पूछा गया है यूपी 2017 में, एमपीपीसीएस 2021 में, कि कौन है भैया जो एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 14 दोहराइए, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 16 बताइए क्या करता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सभी बराबर हैं। आर्टिकल 15 किस चीज़ की बात करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करता है कि किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के आधार पर नहीं होना चाहिए, कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, रेस के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 34 में भी अपने सारा रिविजन कर लिया। एमपीपीसीएस ने 2013 में आपसे पूछा कि आर्टिकल 17 किस चीज़ की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्या ये एजुकेशन की बात करता है, जी नहीं। हेल्थ की बात करता है, जी नहीं। फूड गारंटी की बात करता है, जी नहीं। ये बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड ने 2007 में, उत्तराखंड पीसीएस ने फिर 2005 में, और यूपी पीसीएस ने 1994 में आपसे पूछा कौन सा आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है, आर्टिकल 17। बार बार दोहराइए, अपने दिमाग में लेकर के आइए, ये चीज़ें रट जानी चाहिए बिल्कुल आपको। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हूँ, आर्टिकल 15 जो है आपका किस चीज़ की बात करता है, ये कह रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। किस चीज़ के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किस आधार पर, रिलीजन के आधार पे,
कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, बर्थ ऑफ पैलेस के आधार पे। आर्टिकल 16 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 16 आपसे बात करता है कि भाई इक्वली अपॉर्चुनिटी दीजिए किसको? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 18 किस चीज़ की बात करता है? टाइटल्स नहीं होने चाहिए, टाइटल्स को रिमूव कर दो, टाइटल्स नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। मध्य प्रदेश पीसीएस ने 2015 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को के खिलाफ गारंटीड फंडामेंटल राइट्स कौन से दिए जाते हैं? किस आर्टिकल में दिए जाते हैं? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 19 किस चीज़ की बात करता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। आर्टिकल 20 किस चीज़ की बात करता है भैया? तो आर्टिकल 20 आपको याद करना पड़ेगा कि किस चीज़ की बात कर रहा है। आर्टिकल 20 बताइए। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेज, कि भाई अगर किसी ऑफेंस में अगर आपको कन्विक्ट कर दिया जाए, आपको सजा दे दी जाए, तो आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है। तो ये किस चीज़ की बात करता है? ऑफेंसेज की कन्विक्शन के बारे में, ऑफेंसेज याद रखना। आर्टिकल 18 किस चीज़ की बात कर रहा है? टाइटल्स की। ठीक है, तो टाइटल्स को रिमूव कर दो। सेम चीज़ को अब समझिए कि ये जो मैंने इतना आपको पढ़ाया या फिर इतना बताया, ये कैसे यूज होगा। 2020 में यूपीएससी ने क्या पूछा आपसे? यूपीएससी पूछती है कि फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के लिए। ये किस में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 17 किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी में। तो आंसर क्या बन गया? राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक आता है। क्लियर कट बात समझ में आ गई। राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किस में आता है? राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किस में आता है? 22 से लेकर के 25 तक। राइट टू फ्रीडम किस में आता है? 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक राइट टू फ्रीडम है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में आती है? ये आती है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 14 से 18 में क्या आता है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी में कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 17, जिसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई है। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, बस थोड़ा सा ना इसको हार्ड बनाने की कोशिश की है यूपीएससी ने। देखो, यूपी पीसीएस ने 1992 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन था कि अगर हमें प्रोहिबिटेड करना है, किसी चीज़ को रोकना है और एबोलिश करनी है टचेबिलिटी को, हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो किसी भी कम अकल के इंसान को भी पता है कि भाई सबसे पहले तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है आपका, 100% कानून तो बनाना ही पड़ेगा, 100% आप ठीक कह रहे हैं। तो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एजुकेशन भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी भाई, ये भी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा ना लोगों पे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। अब पब्लिक अवेयरनेस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पब्लिक अवेयरनेस भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये आंसर बनेगा। देखो, ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये भी ठीक है आपका, लेकिन इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। प्रोवाइडिंग अगर जॉब्स कर रहे हैं ना हम, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो भी एक तरीके से क्या होगा, उनका फायदा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यूपी में पूछा गया है 2019 में आपसे। इन्होंने पूछा है कि अनटचेबिलिटी जो है ना, वो वर्स्ट फॉर्म है, सबसे बेकार फॉर्म है। स्ट्रक्चरली अगर किसी पे वायलेंस करना हो ना, उसकी सबसे खराब चीज़ पता है क्या हो सकती है? कि उसको अनटचेबल बना दो। बिल्कुल सही बात है भैया, अनटचेबिलिटी से बुरा क्या होगा? अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है रिलीजियस सैंक्शंस के नाम पे, कि भैया रिलीजियसली हमें अनटचेबिलिटी का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही बात है। किसके आधार पे किया जाता था अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस? रिलीजियस सैंक्शन के आधार पे। तो 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, बहुत अच्छा है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, गुड एक्सप्लेनेशन है। इसको पढ़िएगा एक बार और समझिएगा एक बार। तो इसका आंसर क्या बनेगा? दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम 40 से 80